दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो सीयूटी यूजी में इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट डोमेन सेलेक्ट कर चुके हैं। और इकोनॉमिक्स के वो सभी टॉपिक्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें भी हम जो मोस्ट रिपीटेटिवली पूछे जा रहे हैं जिन टॉपिक से क्वेश्चंस वो डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट रिपीटेबल क्वेश्चंस भी देखेंगे जो बार बार पूछे जा रहे हैं पिछले 2022, 23 और 24 में। ठीक है, सो इनको ध्यान रखना है। इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इस बार भी, तो उनको प्रिपेयर करना है। और प्रिपेयर करने के लिए क्या करना है, सैंपल पेपर्स एमसीक्यूज लगाने हैं। साथ ही साथ पीवाईक्यूज यानी पिछले तीनों पेपर्स आपको अच्छे से अटेम्प्ट कर लेने हैं। और मॉक्स जितने ज़्यादा हो सके वो लगाने हैं, क्योंकि इससे आपकी समझ में आएगी ना कि क्या वीक एरियाज है क्या स्ट्रॉन्ग एरियाज है, तो सारी क्लैरिटी आपको हो जाएगी। वीक एरियाज पे फोकस करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस आपको करनी होगी। ठीक है, सो आखिर तक देखना है, दोस्तों में भी शेयर करना है और चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। बाकी कोई भी समस्या हो सीयूटी से रिलेटेड किसी भी प्रकार की, नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म मिल जाएगा, उसको फिल करिए। टीम हमारी कॉन्टेक्ट करके आपको बताएगी क्या होगा आपके लिए बेस्ट। चलिए स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, है ना, इकोनॉमिक्स के लिए। सो इकोनॉमिक्स में हमारा जो पार्ट ए है, वो पार्ट ए क्या है आप देख पा रहे होंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, सो मैक्रो इकोनॉमिक्स से कुछ टॉपिक्स जो रिपीटेटिवली पूछे जा रहे हैं और उनमें क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है नेशनल इनकम। भैया नेशनल इनकम तो इंपॉर्टेंट है ही। इसमें नेशनल इनकम के लिए मेथड्स, 3 मेथड्स है, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर और वैल्यू एडेड मेथड। यहाँ से क्वेश्चंस बने हैं कई बार। जीडीपी मार्केट प्राइस पे वर्सेस फैक्टर कॉस्ट पे, और नॉमिनल वर्सेस रियल जीडीपी क्या होती है। इसके अलावा कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। तो ये ज्यादा रिपीटेटिवली पूछे गए टॉपिक से हैं, जहां से क्वेश्चंस बने हैं। इनको बहुत अच्छे से आपको प्रिपेयर कर लेना है ताकि यहां से आपको फायदा हो सके। अब यहाँ एक क्वेश्चन जो बार बार पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में क्या नहीं इंक्लूड किया जाता? क्या रेंट इंक्लूड किया जाता है? हाँ किया जाता है। इंटरेस्ट किया जाता है? बिल्कुल किया जाता है। ट्रांसफर पेमेंट्स, क्या ट्रांसफर पेमेंट किया जाती है? मुझे नहीं लगता की जाती है। मिक्स्ड इनकम तो करी ही जाती है। सो ट्रांसफर पेमेंट आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें मनी इन बैंकिंग, ये हमारा जो टॉपिक है, यहां से कुछ रिपीटेटिवली पूछे गए हैं फंक्शंस ऑफ मनी से क्वेश्चन। साथ ही साथ मनी सप्लाई जिसमें M1 M2। हाँ, इसके अलावा फंक्शंस ऑफ आरबीआई, क्या क्या आरबीआई के फंक्शन है। आरबीआई कहता है कि सतर्क रहिए, और हाँ वही सारी चीजें, उसके फंक्शन बहुत सारे हैं, गाइड करना और सारी चीजें, बैंकर एज अ बैंक और फलाना डिमांग, बहुत सारी चीजें। ठीक है, सो वो फंक्शंस आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं, यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे। इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमारे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों वो होते हैं इंस्ट्रूमेंट। जैसे सीआरआर का नाम आपने सुना होगा, कैश रिजर्व रेशियो हो गया, एसएलआर हो गया, है ना, लिक्विडिटी रेशियो, और रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, और बैंक, बहुत सारी चीजें छोड़ो, कॉल ऑप्शन वगैरह वगैरह छोड़ो। तो ये सारी चीजें आपको पढ़ लेनी है। यहां से क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं यहाँ से। विच टूल इज यूज टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए किस उपकरण की मदद ली जाती है, टूल की, डिवाइस की, जो भी आप बोलना चाहो उसका, है ना। तो यहाँ किसकी मदद ली जाती है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए? हाँ बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज कर देते हैं हम कैश रिजर्व रेशियो को। क्यों? क्योंकि जैसे ही कैश रिजर्व रेशियो को इंक्रीज करेंगे, बैंक के पास ऑप्शंस कम बचेंगे, और ऑप्शन कम बचेंगे ना। हाँ बहुत बढ़िया, तो इससे क्या होगा, कैश फ्लो कम हो जाएगा। कैश फ्लो कम हो जाएगा तो मार्केट में महंगाई कम होंगी ना भाई, पैसा ही नहीं रहेगा, आदमी इन्वेस्ट कहां करेगा। तो वही सारी चीजें। चलो ठीक है, सो ये आपके लिए इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से, और अच्छे से इसको पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गवर्नमेंट बजट। अब बजट तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, आर्टिकल 112 से स्टार्ट होते हैं और कैसे कैसे सारी चीजें बनती है। इसमें भी आपका बजट जो है रेवेन्यू वर्सेस कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, क्या क्या हमारी अर्निंग्स है और क्या क्या हमें लाइबिलिटी खर्चा करना है, एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ हो रहा है, वो सारी चीजें। फिजिकल डेफिसिट वर्सेस बजट डेफिसिट क्या होता है वो, और अलग अलग टैक्सेशंस जिसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स शामिल है, और जीएसटी वगैरह अब इंक्लूड हो जाएगा। तो ये सारी चीजें इसमें आपको पढ़नी होती है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस कई बार पूछे जा रहे हैं, और इसमें जैसे रिपीटेटिवली ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। क्या आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैपिटल रिसीट। अब कैपिटल रिसीट कौन नहीं है इनमें से? लोन फ्रॉम आरबीआई, क्या ये है? सेल ऑफ शेयर्स, बिल्कुल है। टैक्स रेवेन्यू जो है ये आपकी कैपिटल रिसीट नहीं है। बोरिंग्स फ्रॉम द पब्लिक, बिल्कुल है। तो आंसर आपका वो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें बैलेंस ऑफ पेमेंट, बीओपी। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है?
हाँ, इंपोर्ट वर्सेस एक्सपोर्ट जब क्या हो जाए लगभग बराबर हो तब जाके वो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है, लेकिन ठीक है, उसके लिए अलग अलग चीजें। बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट इसको बोलते हैं, बीओटी बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलते हैं, ठीक है। चलो, करेंट अकाउंट वर्सेस कैपिटल अकाउंट और डिसइक्विलिब्रियम ऑफ बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो कैसे क्या इक्विलिब्रियम करना है, मतलब बराबर करने की कोशिश करते हैं, होता है नहीं, बहुत कम ही होता है ऐसा, क्योंकि हमेशा से क्या होता है कि अब जैसे हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं एक्सपोर्ट के द्वारा, तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा गड़बड़ ही रहता है ना। हाँ, हम लॉस में ही रहते हैं, छोड़ो, कोशिश की जा रही है उसको कम करने की, ठीक है। इसमें क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो ये है, इम्पोर्ट ऑफ मशीनरी इज रिकॉर्डेड अंडर। मशीनरी आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसको किसके अंडर रिकॉर्ड किया जाएगा, क्या होगा वो, करेंट अकाउंट एज अ डेबिट, कैपिटल अकाउंट एज अ डेबिट, हाँ यही है ना, करंट अकाउंट एज अ क्रेडिट और कैपिटल अकाउंट एज अ क्रेडिट, नहीं, तो डेबिट होगा, और किससे होगा, कैपिटल अकाउंट से, तो वही होगा। चलो नेक्स्ट पार्ट बी पे आ जाते हैं, और पार्ट बी हमारे इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड है। सो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट यहाँ पे है, जिसमें पहला टॉपिक है इंडियन इकोनॉमी ऑन द, हाँ, ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, है ना, आज़ादी के बाद की क्या स्थिति थी या उस समय क्या स्थिति थी, इवनिंग पे आज़ादी के समय की बात चल रही है। कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन, लो इंडस्ट्रियल ग्रोथ, डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट, साथ ही साथ एमसीक्यूज कहाँ से आएंगे, डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस आपको यहाँ से मिलने वाले हैं। एक क्वेश्चन देख लेते हैं किस टाइप का आया है। सो इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1919, है ना, मतलब आज़ादी के बाद से जब हमारा 5 ईयर प्लान, 5 ईयर क्या है, अभी तो वो होंगे, चुनाव होंगे बेसिकली, है ना, फर्स्ट इलेक्शंस होंगे 51-52 में, फिर वहां से लेके 1990s तक, क्योंकि उसके बाद तो एलपीजी आ जाता है। सो इंडियन इकोनॉमी की ये स्थितियाँ क्या थी, फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, 5 ईयर प्लान्स, गोल्स, इसमें क्या ग्रोथ चाहिए, इक्विटी, हाँ इक्वालिटी, और मॉडर्नाइजेशन हो जाएगा। रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, क्योंकि यहाँ पे हमने बहुत सारी कोशिश करी थी इंडस्ट्रियल ग्रोथ को बढ़ाने की, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, विच सेक्टर वाज गिवन मोर इंपॉर्टेंस इन द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। पहला जो है, हम चूंकि क्या है, इंडिया इज द एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, हाँ, तो पहली बार तो पहले फर्स्ट ईयर प्लान में एग्रीकल्चर पे ही फोकस किया गया था। सेकंड में फिर हमने क्या करा था, इंडस्ट्री पे ग्रोथ पे कोशिश करी थी, लेकिन पहला क्या है हमारा, एग्रीकल्चर ही है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान। ऐसे क्वेश्चन आते हैं बड़ा सिंपल से, डिपेंड करता है सिंपल है कि नहीं वो पढ़ने के ऊपर, है ना। दूसरा है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी बहुत अच्छे से कहा जाता है रिफॉर्म इसको, और इसके बाद से इंडिया मुझे लगता है स्टेबल हो पाई, उसके पहले तक स्टेबिलिटी नहीं थी। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज 1991 में, इसी को बोलते हैं एलपीजी, जो यहाँ आई थी। रोल ऑफ आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक, इसके कारण, इसके बिना मुझे नहीं लगता एलपीजी आ पाती, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के बिना, क्योंकि वहाँ समस्या आ रही थी, हमारे पास बहुत खोने को था, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, और उसके कारण क्या इफेक्ट पड़ा है, आज मुझे लगता है जितना मजबूत भारत है वो उसके पीछे एलपीजी बहुत बड़ी वजह रहा है। व्हेन वाज द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंट्रोड्यूस्ड, अब भी सीधा सीधा क्वेश्चन अपन ने डिस्कस किया है, अभी 1991 में ये आया था। आपने नाम सुना होगा हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो अब नहीं रहे, है ना, मनमोहन सिंह साहब, तो वो उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे, और उनके समय ये सारा लाया गया था पूरा काम। पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और ह्यूमन कैपिटल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे इस टॉपिक में टाइप्स ऑफ पॉवर्टी, गरीबी, मेजरमेंट, कैसे क्या हम उसको मेजर करते हैं, वैसे जनरली जो हेड काउंट रेशियो चलता है उसके हिसाब से, उसका फायदा है नहीं वैसे। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन और हेल्थ, ये यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी का प्रकार इनमें से कोई नहीं है। कौन नहीं है, सीजनल बेरोजगारी होता है, फ्रिक्शनल बेरोजगारी भी होता है, और साइक्लिकल, हाँ साइक्लिक बोलते हैं, चक्रीय बेसिकली उस प्रकार से, है ना। और इसके अलावा है डायरेक्ट, डायरेक्ट बेरोजगार कोई नहीं होता है ठीक है, ये टाइप नहीं है, सो ये आंसर हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट है एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भविष्य को देखते हुए। टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, स्ट्रेटजी फॉर सस्टेनेबिलिटी, और ग्लोबल वार्मिंग एंड कार्बन फुटप्रिंट, ये आजकल बहुत हॉट टॉपिक्स हैं, हालांकि पुराने हो गए, तो यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये पूरा का पूरा इकोनॉमी का हमने सिलेबस था, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, और उसके सब सेक्शंस जहाँ से ज़्यादातर रिपीटेटिवली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए जो रिपीटेटिवली पूछे जा रहे हैं।
मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगी, आपको एक क्लैरिटी भी हो गई होगी कुछ क्वेश्चन से, नहीं तो अच्छे से कर ही लेना है तैयार, कुछ और भी मिल जाएंगे। बाकी कोई अगर समस्या आ रही है तो नीचे कमेंट ज़रूर करना है ताकि रिजॉल्व किया जा सके, और नेक्स्ट वीडियो में अगले सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और उसके कुछ MCQs के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.